प्यारे बच्चों, आज अध्ययन करेंगे पाठ 2 दादी माँ। तो इस पाठ में लेखक ने बड़ों के महत्व को इसमें दर्शाया गया है कि उनके बारे में बताया गया है कि बड़े जब घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जब घर में रहते हैं तो उनका अपना ही कुछ महत्व होता है। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक की दादी माँ थी, उनको याद करते हैं और किस प्रकार से वो उनकी देखभाल किया करती थी, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र वहाँ पर मुझे प्रश्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो इस गद्यांश में लेखक बताना चाह रहा है कि छुट्टियों में उसके गांव के जो दोस्त हैं उसे पत्र लिखा करते थे और उसे गांव में आने के लिए आमंत्रित करते थे और फिर वो गांव की यादों में लेखक खो जाता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क पर विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। आंगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों की इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो इसमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से गांव में जाया करते थे अपने मित्रों के साथ। कभी जो जलाशय में हैं तैराकी किया करते थे, वो अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे और जो वहाँ के जो व्यंजन होते थे, गांव के जो व्यंजन हैं, वो उन्हें आज भी याद हैं। तो इसी बीच एक बार लेखक दोस्तों के साथ नहाने चले गए तालाब में और पानी गंदा होने के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई और रात भर वह बीमार रहे। इस बीमारी में उनकी दादी ने उनकी देखभाल की थी। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्या टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल के अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो किस प्रकार से दादी, उनके लेखक की दादी उनकी देखभाल किया करती थी। जब वो बीमार पड़ गए थे, उनकी बार बार उनको देखती रहती थी, कहीं बुखार ज़्यादा तो नहीं चढ़ा, उनका बुखार कितना कम हुआ है। इस प्रकार से उनकी देखभाल क्या करती थी। दादी माँ को गंवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार
गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहर ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुत, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो लेखक जब बहुत बीमार हो गए तो उनकी दादी उनकी देखभाल किया करती थी, उनके विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की औषधियाँ उनके लिए बनाया करती थी। और जो दादी गांव में, उनके गांव में सब मशहूर थी, वह और उन लोगों को भी दवाइयाँ इस प्रकार से दवाइयाँ दिया करती थी। कभी किसी को बुखार की दवाइयाँ दिया करती थी, जड़ी बूटियों की दवाई। तो इस प्रकार से सभी लोग गांव में दादी को, आसपास के गांव के लोग भी दादी को अच्छी तरह जानते थे और उनसे दवाइयाँ ले जाते थे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। तो पड़ोसनी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न माना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। लेखक अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी दादी औरों के काम में भी हाथ बढ़ाया करती थी और लोगों को जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो उनको मदद के लिए उनके यहाँ अवश्य जाती थी। तो इसी बीच उनके गांव की कोई शादी हुई थी और उस शादी में उन्होंने किसी को धन दिया था, रुपए उधार दिया था। तो वो जो औरत थी वो उनका पैसा नहीं दे पाई, तो उनको डांट भी रही थी। तो वो डांटने का जो अंदाज़ था उनका ऐसे बुरे स्वभाव से नहीं था, तो जिस प्रकार से वो डांट रही थी उनको। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो वह जो औरत थी वो उनसे क्षमा मांग रही थी कि आपका जो उधार है मैं वो जल्दी दे दूंगी। बिटिया की शादी होने वाली है, तो जब शादी हो जाएगी उसके बाद मैं कहीं से आपका धन वापस दे दूंगी। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक ने अपनी दादी को कहा कि दादी उसके साथ इस प्रकार से मत करो, गरीब है, दे देगी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने बेहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाए न हो। देवता है बेटा देवता। तो लेखक दूसरे दिन जब गांव में से कहीं गुजर रहा था तो वहाँ जो औरत आई थी जिसकी लड़की की शादी थी, तो उसने पूछा काकी क्या है, कैसे हैं आप। तो उसने कहा भाई आपकी दादी जो बड़ी दयावान है, उन्होंने जो पूरा मेरे पे जो उधार था, जो मेरे पे बकाया हुआ रुपए था, वो सब माफ़ कर दिया और ऊपर से मुझे डांटते हुए बोली, प्रेम भाव से बोली कि अपनी लड़की की शादी कर और मुझे और रुपए दे दिए। इस प्रकार से लेखक की दादी का स्वभाव था। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या।
मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो लेखक कह रहे किस प्रकार से उनके गांव में जो शादी का जो उनके शादी में किस प्रकार से उनके गांव में शादी मनाई जाती है, शादी का जो रिवाज है किस प्रकार से है, उसके बारे में लेखक ने इसको बताया है। और लेखक बीमार थे तो इसलिए उस शादी में भी नहीं जा पाए। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी सांस आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, या कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। तो लेखक बोल रहे हैं एक बार शादी में गए थे तो किस प्रकार से उनकी दादी जी ने उनको बचा लिया। तो दादी उनकी मदद भी क्या करती थी और उनके हर समय उनके साथ ही रहा करती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाली मुहा में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो ही थी नहीं। तो लेखक के दादाजी जब गुजर गई तो उनकी दादी, तो इसके ध्यान से बताया गया है कि लेखक की दादी किस प्रकार से लेखक की मदद किया करती थी। और धीरे धीरे समय बीता गया और दादी माँ जो उनके दादा हैं उनके दादा एक्सपायर हो गए और दादी के साथ धोखा हो गया। धोखा का अर्थ यहाँ पे है कि दादाजी उनको छोड़कर स्वर्गवास हो गए। तो इस प्रकार उनके दादा ने दादी के साथ धोखा किया है, इस प्रकार से एक व्यंग्या इसमें लेखक ने लिखा है। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा तो एक बार उनकी दादी उदास बैठी हुई थी और एक बक्सा था, उस बक्से के पास में बैठी हुई थी। तो लेखक दादी के पास गया और दादी से पूछने लगा और उनकी दादी ने उन्हें बड़े स्नेहपूर्व प्रेम पूर्वक उसको अपने पास बिठा दिया। किसको? लेखक को। क्या है पूछा। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए।
तो वह अपनी दादी को पूछ रहा था, तो दादी मुस्कुराई। दादी ने कहा चल खाना खाते हैं। तो बोले दादी ठीक है, तुम धोती तो बदल दो। तो इस प्रकार से उनकी हंसी मजाक भी आपस में हो जाती थी। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भरा आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं थे बेटा। तो जब उनके दादाजी गुजर गए तो उनकी स्थिति भी थोड़ा, जो घर की स्थिति थी वो सही नहीं रही। और उनके पिताजी एक बार कुछ इसी प्रकार से रोने लग गए कि पैसा नहीं क्या होगा। तो उनकी दादी ने एक अपने जो कंगन था वो संदूक से निकाला और उनके पिताजी को दे दिया। बोला बेटा ये तेरे पिताजी की निशानी थी, ये मैं तुझे दे रही हूँ, इससे तू अपना काम चला ले। तो इस प्रकार से दादी घर में मदद भी क्या करती थी। सचमुच मुझे दादी माँ साब रस देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो लेखक ने अपनी दादी के बारे में उनको याद कर रहे हैं, किस प्रकार से बचपन में उनकी जो दादी थी उनके साथ रहा करती थी और उनकी दादी उनकी मदद क्या करती थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो इस प्रकार लेखक को याद आ रही है। और जब उनके भाई ने उनके पत्र लिखा कि अब दादी माँ नहीं रही तो उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। तो इस प्रकार से उन्हें अपनी दादी की पुरानी बातों के याद कर रहे थे। तो ये जो पाठ का सारांश इस प्रकार था कि लेखक जो है अपनी दादी से बहुत प्रेम करते थे और घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनका घर में बड़ा ही महत्व होते हैं। किस प्रकार से जब विकट परिस्थितियां आ जाती है तो घर में उस विकट परिस्थिति को निकालने का पूरा प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से उनकी दादी उनकी मदद किया करती थी। तो सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और ये था आपका दादी माँ और इसके लेखक थे शिव प्रसाद सिंह।